हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने जावा लेक्चर सीरीज में जिसका नाम है लर्न जावा एज इट इज। फ्रेंड्स, मैं अपने इस जावा लेक्चर सीरीज में जावा के सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूं और जावा के सारे बेसिक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं अपने इन वीडियो लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ जावा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है शिवेश शर्मा और आज का ये वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का और उसमें हमने देखा था कि जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जावा का प्रोग्राम रन करते टाइम मेमोरी में जो कुछ भी क्रिएट होता है, जिसपे भी वर्क होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। All Java programs are to at least some extent object oriented. Java के प्रोग्राम्स को कुछ हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए जावा को ये 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हैं एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम अभी इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। इन फीचर्स को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंसेस है। तो ऑल प्रोग्राम्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, कोड एंड डेटा। तो सारे प्रोग्राम्स में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला उस प्रोग्राम का कोड, दूसरा उस प्रोग्राम का डेटा। यानी कि हम प्रोग्राम में सबसे पहले वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जो कि डेटा को स्टोर करती है और फिर बाद में उसी डेटा को अपने कोड में हम यूज करते हैं ताकि हम उस डेटा को मैनिपुलेट कर पाएं और उसे यूज कर पाएं। तो सम प्रोग्राम्स आर रिटन अराउंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज कोड एक्टिंग ऑन डेटा। तो कुछ प्रोग्राम्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि उन प्रोग्राम्स को बनाने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस प्रोग्राम में आखिर हमें करना क्या है या इस प्रोग्राम में आखिर होगा क्या। यानी कि हम कोड के बारे में सोचते हैं जो उस डेटा पे एक्ट होगा, जो कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल है। सेकंड है कि सम प्रोग्राम्स आर रिटन अराउंड हु इज बीइंग अफेक्टेड, दैट इज डेटा ऑफ प्रोग्राम। और कुछ प्रोग्राम को इस तरह से लिखते हैं कि हम प्रोग्राम के डेटा के बारे में सोचते हैं और उस डेटा कैसे इफेक्ट हो रहा है उस कोड के बारे में सोचते हैं। यानी कि डेटा, प्रोग्राम के डेटा को इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां पे। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का करने का तरीका। इसको और अच्छे समझने के लिए एक सिनेरियो हमने लिया है। 2 प्रोग्रामर्स वर गिवन सम स्पेसिफिकेशन टू मेक अ प्रोग्राम फॉर शेप्स टू रोटेट। आफ्टर द रोटेशन द शेप विल बी फिल्ड बाय रेड कलर। तो 2 प्रोग्रामर्स को हमने एक स्पेसिफिकेशन दिया जिसमें से कि एक प्रोग्रामर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ था और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ। दोनों को हमने एक स्पेसिफिकेशन दिया कि जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल है उनको हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है और रोटेशन के बाद उसमें रेड कलर फिल करना है। और ये स्पेसिफिकेशन देके हमने दोनों को प्रोग्राम बनाने को कहा। तो जो प्रोग्रामर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ था उसने सबसे पहले यही सोचा कि इस प्रोग्राम में आखिर होना क्या है। तो उसने ये सोचने के बाद उसने 2 प्रोसीजर्स के बारे में सोचा, यानी कि इस प्रोग्राम में 2 फंक्शंस बनने हैं जो कि प्रोग्राम में शेप्स को रोटेट कराएंगे और उसमें कलर फिल करेंगे, और उसने अपने प्रोग्राम में ये दोनों फंक्शंस बनाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ जो प्रोग्रामर था उसने सबसे पहले सोचा कि हु इज बीइंग अफेक्टेड, यानी कि प्रोग्राम में इफेक्ट कौन हो रहा है। तो उसने शेप के डेटा और उस डेटा पे एक्ट होने वाले मेथड्स के बारे में सोचा। तो उसने 2 शेप्स के कोड लिखे और इस कोड को हमने क्लास में इंक्लोज किया। क्लास का कॉन्सेप्ट हम इनकैप्सुलेशन में पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। सेकंड, अब हमने क्या किया कि सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने प्रोग्रामर्स को कहा कि एक नया शेप सर्कल को इंक्लूड करो और उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो और रोटेशन के बाद उसमें येलो कलर फिल करना है।
तो इसके बाद जो प्रोग्रामर प्रोसीजर ओरिएंटेड स्किल्स के साथ था, उसने सिमिलरली यही सोचा कि इस प्रोग्राम में अब हमें एंटी क्लॉकवाइज एक फंक्शन बना के मैं लिख दूंगा उसका कोड। तो उसने वैसे ही किया, और फिल कलर फंक्शन में देखिए थोड़ी सी कोड बढ़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है। उसने इफ का इस्तेमाल किया कलर के लिए, अगर शेप सर्कल है तो उसमें येलो कलर फिल होगा, नहीं तो रेड कलर फिल होगा। तो अभी से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स का जो प्रोग्रामर था, उसने सर्कल की नई क्लास लिखी और उसने रोटेट और फिल कलर फंक्शंस को इंक्लूड किया। पर आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन नेम से ही कोड लिखा हुआ है। तो जावा का प्रोग्राम जावा का कंपाइलर इतना स्मार्ट होता है कि वो रोटेट और फिल कलर फंक्शन सर्कल को डिस्टिंग्विश कर पाता है रेक्टेंगल और ट्रायंगल के मेथड से। यानी कि जो सर्कल में रोटेट और फिल कलर मेथड हमने लिखा है, वो कंपाइलर अलग समझता है और ट्रायंगल और रेक्टेंगल के रोटेट फंक्शन को भी अलग अलग समझता है। तो अगर अब हमने कोड में फर्दर चेंज करने को बोला, हमने अगर प्रोग्रामर्स को बोला कि अब एक नया शेप स्क्वायर इंक्लूड करो और उसको 90 डिग्री रोटेट कराओ, तो अब क्या होगा? अब दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी प्रोग्राम में, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। यानी कि जो प्रोग्राम है अब वो कॉम्प्लेक्स होने लगेगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी सुपीरियर मानी जाती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ऐसा क्यों है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो उसका रीजन है कि स्क्वायर का भी प्रोग्रामर एक नई क्लास बनाएगा जिसमें रोटेट और फिल कलर फंक्शन वो इंक्लूड करेगा। अब 2 पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। पहला तो ये आता है कि सारे हमने कॉमन मेथड्स लिखे हैं, तो ये तो वही बेवकूफी वाली बात हो गई कि वही कोड बार बार हम सबके लिए लिख रहे हैं। उससे अच्छा तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में था कि हमने एक ही बार में लिख लिया। तो जावा हमें इनहेरिटेंस का फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम इस कोड को एक बार लिख सकते हैं और उनको सारी क्लासेस में इनहेरिट करा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर सभी एक शेप हैं। तो हमने शेप नाम की एक क्लास बनाई है जिसको हम सुपर क्लास बोल रहे हैं। उसमें हमने रोटेट और फिल कलर, जो कि कॉमन मेथड था सारे शेप्स में, उसको हमने इसमें शेप सुपर क्लास में हमने कोड कर दिया। जावा के इनहेरिटेंस प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये कोड रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर में इनहेरिट करा सकते हैं। यानी कि रेक्टेंगल के लिए भी ये कोड चल सकता है, ट्रायंगल भी ये कोड चला सकता है, सर्कल भी ये कोड चला सकता है और स्क्वायर भी ये सेम कोड चला सकता है। और ये वो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी की हेल्प से कर पाएगा, जो कि हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पर एक चीज और हम देख रहे हैं, जो रोटेट फंक्शन स्क्वायर और सर्कल के लिए है वो अलग अलग चलने हैं। सर्कल के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और स्क्वायर को हमें सिर्फ 90 डिग्री रोटेट करना है। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है जावा में, जो कि आगे मैं वीडियोस में कवर करूंगा। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ओवरराइडिंग की हेल्प से जो सेम नेम का मेथड हमने इनहेरिट किया है शेप सुपर क्लास से, उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। यानी कि सेम नेम से मेथड लिखा जरूर है, लेकिन इसके अंदर हम एंटी रोटेट का कोड लिख सकते हैं और जावा का कंपाइलर इसको उतनी ही एफिशिएंटली समझ पाएगा और जेवीएम इसको उतनी ही एफिशिएंटली रन करा पाएगा सर्कल के लिए और स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और ऐसा इसलिए है क्योंकि द ऑब्जेक्ट इन अ जावा प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, बट abstraction helps the programmer to see the object as an physical entity with well-defined behavior. तो abstraction जावा में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बनता है और ऑब्जेक्ट के अंदर
वेरिएबल्स और मेथड्स दोनों होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट की क्लास में हमने डिफाइन किया है। पर जो एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसते हैं, हम ऑब्जेक्ट को एक एंटिटी की तरह देखते हैं और उस एंटिटी का एक वेल डिफाइंड बिहेवियर है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से होता है। इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने एक कार का एग्जांपल लिया है। तो जब भी हम कार को देखते हैं तो कार एक कलेक्शन है बहुत सारे सब सिस्टम्स का, यानी कि कार के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, गियर सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, विंडो है, कार की बॉडी है, इतने सारे सिस्टम्स का वो कलेक्शन है। पर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से बहुत इजीली एक आइडिया लेते हैं कि कार, यानी कि कार का एक शेप होगा और उस शेप का एक बिहेवियर है कि कार चलती है, कार रुकती है, कार बंद रहती है, कार में लाइट जलती है। तो ये कुछ उसके बिहेवियर है और इन बिहेवियर को हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से यूज कर पाते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में सोचते हैं। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट की क्लास को क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड टुगेदर द कोड एंड द डेटा इट मैनिपुलेट्स एंड कीप्स बोथ सेम फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। तो एनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जो कि डेटा और डेटा पे एक्ट होने वाले कोड को एक साथ बाइंड करने के लिए हमें हेल्प करता है। ऐसा वो ऐसे कर पाता है। दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है, वन वे टू थिंक अबाउट एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोटेक्टिव रैपर दैट प्रिवेंट्स द कोड एंड डेटा फ्रॉम द एक्सेस बाय द कोड विच इज आउटसाइड द रैपर। तो एनकैप्सुलेशन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव रैपर है, यानी कि हमने कोई चीज को रैप कर दिया है, कोई कोड और उस कोड पे एक्ट होने वाले डेटा को हमने रैप कर दिया है और वो जो कोड है वो कोई और प्रोग्राम के डेटा नहीं देख पाएगा। तो जावा में एनकैप्सुलेशन का जो प्रिंसिपल है वो हम क्लास के तौर पे देख सकते हैं, यानी क्लास में जो भी हमने स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर हमने डिफाइन कर दिया है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा शेयर किया जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कंटेन सेम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइंड बाय द क्लास, ऑल्सो रिफर्ड एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी बोलते हैं। यानी कि अगर हमने क्लास में कुछ भी डिफाइन कर दिया तो ऑब्जेक्ट वैसा ही बिहेवियर करेगा जो कि उस ऑब्जेक्ट की क्लास में लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए हमने क्लास बनाई है कार और क्लास बनाई है बाइक। इसमें हमने वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो एनकैप्सुलेशन हमें बोलता है कि जो कोड कार का क्लास कार में लिखा हुआ है वो बाइक क्लास का कोड यूज नहीं कर सकता, उसको इनहेरिट नहीं, मतलब उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। और जो कोड हमने बाइक क्लास में लिखा है वो कार के कोड को अफेक्ट नहीं कर सकता और वाइस वर्सा ऐसा पॉसिबल है। और जो ऑब्जेक्ट हमने कार और बाइक बनाए हैं वो सिमिलरली बिहेव करेंगे जैसा हमने उनकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में बनाया है। यानी कि कार का बिहेवियर सेम होगा जैसा हमने बिहेवियर क्लास कार में डिफाइन किया है और बाइक का बिहेवियर सेम होगा जैसा हमने क्लास बाइक में डिफाइन किया है। और दोनों ऑब्जेक्ट्स दूसरी क्लासेस के कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये एनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो है वो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है। यानी कि जो डॉग क्लास है वो
मैमल क्लास के अंदर आती है और मैमल क्लास एनिमल क्लास के अंदर आती है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं कि जो एनिमल क्लास है, तो एनिमल क्लास का बिहेवियर होता है कि एनिमल्स अपना फूड एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स चलते हैं, एनिमल्स सोते हैं। तो ये एनिमल क्लास का एक बिहेवियर है। नेक्स्ट हमने बनाया है क्लास मैमल और क्लास रेप्टाइल। तो हम जानते हैं मैमल्स एनिमल क्लास के अंदर आता है, यानी कि मैमल्स भी खाते हैं और मैमल्स भी सोते हैं और मैमल्स भी चल सकते हैं। पर मैमल्स में कुछ स्पेशल बिहेवियर और होते हैं, जैसे कि मैमल्स बच्चों को बर्थ दे सकते हैं। मैमल्स का जो दिल होता है वो 4 चेम्बर का होता है। तो ये एक मैमल का स्पेशलाइज्ड बिहेवियर हो गया। लेकिन मैमल जो है वो एनिमल क्लास के कुछ गुण को इनहेरिट कर रहा है। तो सेम जो डॉग क्लास है वो मैमल क्लास की सब क्लास है, यानी कि डॉग भी बच्चों को बर्थ दे सकता है और उसका दिल भी 4 चेम्बर का होता है। डॉग भी खाना खाता है, चलता है, सोता है। और पर डॉग क्लास अलग इसलिए बनाई है क्योंकि डॉग का एक स्पेशल बिहेवियर होता है। डॉग के दांत अलग होते हैं, डॉग एक ओमनीवोरस एनिमल है और डॉग के बिहेवियर अलग अलग होते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर दैट अलाउज वन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर जनरल क्लास ऑफ एक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक एक्शन बार बार हमें सारी क्लासेस में वो कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम उसके लिए एक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इंटरफेस के बारे में हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इंटरफेस हम समझ सकते हैं कि एक इंटरफेस क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर हम बस मेथड का नाम लिख देते हैं और उसको रिस्पेक्टिव क्लासेस में यूज कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को और अच्छे से समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं कि डॉग की स्मेल पॉलीमॉर्फिक है, यानी कि डॉग जब भी खाने को स्मेल करता है तो वो उसकी तरफ भाग के जाता है और उसको खा लेता है। पर जब डॉग किसी कैट को स्मेल करता है तो वो भौंकने लगता है। तो यानी कि स्मेल जो है वो कॉमन है दोनों केसेस में। अगर वो स्मेल कर रहा है खाना तो उसकी तरफ दौड़ के जा रहा है, उसको खा रहा है। पर अगर वो कैट को स्मेल कर रहा है तो वो उसकी तरफ दौड़ते हुए भौंक रहा है। तो इसको अगर जावा के कॉन्सेप्ट पे लाएं तो यानी कि जो डेटा है वो अगर चेंज हो रहा है, पर जो डेटा को एक्ट करने वाला एक्शन सेम है, पर डेटा चेंज होने की वजह से उसका जो एक्शन के आगे जो रिएक्शन हो रहा है वो अलग अलग है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई भी हमें पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हम एक सेम कोड लिख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स ऑफ जावा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। थैंक यू।